स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑन ट्रांस वुमेन, ये सब पैदाइशी मर्द थे। तो ये डेरा कल्चर क्या है? उसके लिए ऑब्वियसली वो रेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वो देयर पर्सनली ओन्ड प्रॉपर्टीज होती हैं? इस कल्चर में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं क्योंकि एक गुरु के मल्टीपल चेलेस हो सकते करेक्ट, हैं, ठीक है। तो दे नोज हाउ टू ड्रेस अप, ठीक करेक्ट, है, वो खुद को फकीर कहते हैं, फकीर, ठीक है। बिल्कुल। ये तबका तो सिर्फ सेक्स वर्क के लिए है या बैगरी के लिए, या इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को फ़र्क तब नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि हलाल है या हराम है। अगर 3 करोड़ का घर, अब मैं स्पेसिफिकली एरियाज़ को तो नाम नहीं ले सकती, 3 करोड़ का घर रेड लाइट में तो नहीं मिलने वाला। उन्होंने साफ कहा कि जी वही हैव इशू, ना तो आपकी शक्ल मिल रही है आपके सीएनआईसी से, ठीक है ना, और ना ही आपका जेंडर मार्कर मिल रहा है आपकी प्रेजेंस से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात और वो तमाम प्यारे इंसान जो ना किसी सिन्फ के खाने में कैद हैं और ना किसी तासुब के पैमाने में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक खास कम्युनिटी को एड्रेस करता है और वो कम्युनिटी खास इसलिए है और वो हमेशा से खास रही। वो ये नहीं कि वो आज खास है या कल खास थी, वो हमेशा से खास है। चाहे वो अजमत के उस मकाम पे खास हो जहाँ पर दरबारों में और जहाँ बादशाहत के सियासत के ऐवानों में उसका किरदार अदा किया जा रहा हो, या आजकल के उस दौर में जहां पर उनकी दुआओं से बिगड़ियां बन रही हों। एक ये इस तरह के सेट बॉक्सेस हैं जिसमें हमने उनको कैद करने की कोशिश की और करते जा रहे हैं। कभी उनको पीर बना देते हैं, कभी उनको फकीर बना देते हैं, कभी, लेकिन है तो वो इंसान। और आपकी इस सोसाइटी का और आपकी ये चलती हुई हिस्ट्री का एक बहुत खास पहलू संभाल कर बैठे हैं। जब से अंग्रेजों ने हमारी इस सरजमीन पे कब्जा किया, बहुत सारा कुछ हमसे ले गए। वहां पे जाते हुए शायद इनको सबसे ज्यादा डैमेज कर गए। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी की, जिनको आप ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ना सिर्फ जिनसी तासुब, सोसाइटल प्रेशर, इकोनॉमिकल जो है वो डिप्रेशन, और उन सब के बावजूद अगर वो खुद ऊपर जा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो ये एक बाइस फख्र बात है। इसी कम्युनिटी की लीडर, और अगर आजकल के दौर में देखा जाए कि जो कि इस पूरी मुहिम को आगे लेकर जा रही हैं, महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। महानूर, जैसे आप सब लोग आपको जानते हैं, आप टीवी पे भी बहुत आती हैं, आपके पॉडकास्ट भी बहुत सारे आते हैं और आप मसरूफ भी बहुत रहती हैं। तो कुछ बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है? वैसे कर तो मैं बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने बात कही कि हम मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब भी मूवमेंट बिल्डिंग होती है, तो उस मूवमेंट बिल्डिंग में आपको बहुत सारे लोगों को, अदारों को जोड़ना पड़ता है। तो पहले तो मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पार्टनरशिप को फ़रोग़ दूँ, और मैं लोगों को ना सिर्फ लोगों को, बल्कि मैं अदालती सतह पे भी चाह रही हूँ कि हम कोलैबोरेशन करें, ना ही सिर्फ सिविल सोसाइटी के साथ बल्कि गवर्नमेंट के साथ। तो पहला तो मेरा काम ये है कि मैं पार्टनरशिप और एडवोकेसी पे काम कर रही हूँ। उसके साथ चूँकि मैं हेड करती हूँ एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसका नाम है ख्वाजा सिरा सोसाइटी, और ख्वाजा सिरा सोसाइटी के मल्टीपल थीमेटिक एरियाज़ हैं, जिसमें हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, और इसके साथ-साथ हम सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट ये जो वल्नरेबल तबका है, इसकी वल्नरेबिलिटी को कम कर सकें। क्योंकि बहुत सारी नेशनल, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आपके पॉलिसी रिफॉर्म्स ना आ रहे हों, तो आप उस अनप्रेज़ेंटेड तबके को या वल्नरेबल तबके को सोशो इकोनॉमिकली एम्पावर कर दें, ताकि उनकी बाइंग पावर इतनी अच्छी हो जाए कि एटलीस्ट वो अपने हकूक़ और अपने मैंडेटरी, आई वुड से, जो उनकी बेसिक लाइफ़ की नीड्स हैं, उनको अच्छे तरीके से वो बाय कर सकें और एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुज़ार सकें। उसके अलावा मैं I have another additional portfolio that is the Prime Minister National Youth Council की एडवाइज़री मेंबर हूँ, और उसमें हम लोग आजकल यूथ एंड एडोलेसेंट पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वी हैव मेड दिस पॉलिसी इंक्लूसिव, उसकी ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस चल रही हैं। फिर हम क्लाइमेट क्राइसिस पे काम कर रहे हैं इसी नेटवर्क के ज़रिए। एंड ऑल्सो आई हैव अनदर पोर्टफोलियो दैट इज़ द ग्लोबल फंड की स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर हूँ, और ग्लोबल फंड का स्पेसिफिकली काम है
कि पूरी दुनिया में जहाँ पे HIV, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया का बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशन और कम्युनिटी लेड मॉडल्स के ज़रिए हम इस 3 कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। और ये छोटा-सा मेरा ब्रीफ आई वुड से आजकल का मेरा स्केड्यूल है छोटा सा तो ये और बिल्कुल नहीं इस है, कितना कुछ कर रही हैं। और मैं ये आप सब जो एक इमेज जो हम दिमाग में बना के बैठे होते हैं कि एक सर्टेन टाइप की कम्युनिटी एक सर्टेन तरह से दिख सकती है, एक सर्टेन तरह से बोल सकती है, बात कम करते हैं, ताली ज़्यादा बजाते हैं, ये सब हम लोगों ने अपने दिमाग में बना के रखा हुआ है। महानूर को देखिए, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि एक इतनी हाईली एजुकेटेड लड़की जो कि आपके सोशो इकोनॉमिकल फ्रंट्स पे इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही हैं और माइंडेड कि इनको वो प्रिविलेजेस हासिल नहीं है जो कि हमारे माशरे की किसी खातून को या किसी आदमी को हो, इन सब के बावजूद अगर वो अपना एक मार्क डेवलप कर रही हैं तो दैट इज़ एक्सट्रीमली कमेंडेबल। दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ जस्ट बाय लिसनिंग जो आप ये सब कह रही हैं। मानूर, हमारा क्योंकि शो जो है वो बेसिकली बात करता है प्रॉपर्टी के ऊपर, और हम लोग एक्टिविज्म डेफिनेटली आप उसको लेके चल रही हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसपे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती है। सबसे पहले ये है कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर, और जो आपके पास ऑब्वियसली यू आर लीडिंग द कम्युनिटी, तो आप लोगों के पास लोग आते होंगे डेफिनेटली। तो ये डेरा कल्चर क्या है? उसके लिए ऑब्वियसली वो रेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, वो देयर पर्सनली ओन्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, और किस तरह ये सब कुछ कैसे चलता है? अच्छा, दैट इज़ अ वेरी आई वुड से रेलेवेंट टॉपिक। जैसे अभी आपने बात की कि वल्नरेबल तबका है और मैंने इस चीज़ को एसोसिएट किया, लिंक किया कि हम सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर सम इश्यूज़ व्हिच आर एसोसिएटेड स्पेसिफिकली विद द रेंटल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज़ कर दिया है और एक टैबू जो है उसको स्प्रेड कर दिया है कि ये कम्युनिटी सिर्फ़ कुछ मख़सूस अर्निंग्स में जो है वो मुब्तला है, जिसमें सारा माशरा जानता है, दैट इज़ बेगरी, सेक्स वर्क और फंक्शन। करेक्ट। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो सोसाइटी है वो शायद इनको किराए के घर देना नहीं चाहती। बिल्कुल। ठीक है, जबकि वो कम्युनिटी भी सफ़र कर रही है, जो कम्युनिटी अब पढ़ रही है या पढ़ लिख चुकी है या अच्छी जगह काम कर रही है ट्रांस कम्युनिटी में से और जॉब्स कर रही हैं, उनको भी ये मसला फेस करना पड़ता है। बट अगेन ये एरिया टू एरिया वेरी करता है और इसके डायनामिक्स वेरी करते हैं। अब जब हम डेरा कल्चर की तरफ आ जाएँ, तो ये डेरा कल्चर भी इफ़ेक्ट होता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ आई वुड से स्टिग्मेटाइज़्ड सिचुएशन की वजह से। अब डेरा कल्चर क्या है? जैसे कि आपने बताया कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, वो चले गए, इस स्पेसिफ़िकली तबके को मज़ीद पसमानदा कर दिया। तो जब ये पसमानदा हुआ, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया और उसके बाद उन्होंने इस कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज़ किया और इनको कह दिया कि जी आप अब हमारे स्पेसिफ़िक मेन स्ट्रीम एरिया से निकल के चले जाएँ। तब इन्होंने एक कल्चर जो है वो प्रमोट किया, दैट वाज़ द डिज़ाइन इन अ वे कि एक सपोर्ट सिस्टम बन सके। तो वो सपोर्ट सिस्टम को इन्होंने ख्वाजा सेरा या आपके जो सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली साउथ एशियन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ जगह पे हिजड़ा कल्चर कहा जाता है, कुछ जगह पे ख्वाजा सेरा कल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम में उन्होंने अपने रिश्ते बनाए, गुरु को एज़ अ फादर कंसिडर करते हैं और माँ को एज़ अ मदर, तो उन्होंने अपने रिश्ते बनाए। अब इस कल्चर सिस्टम में इन सब ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन गए। अब चूँकि आपको रहने के लिए जब जगह नहीं मिलती, तो ये सपोर्ट सिस्टम भी एक जगह पे इकट्ठे रह नहीं पाता और अगर आपको जगह मिलती भी है, तो चूँकि इस कल्चर में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं क्योंकि एक गुरु के मल्टीपल चेलेस हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके लैंडलॉर्ड्स अलाउ नहीं करते कि इस घर में इतने लोग रहें। और उसके साथ-साथ जब एक गुरु है और उस गुरु के चेले उसके साथ रह भी नहीं रहे अगर, तो वो उसको मिलने के लिए आते हैं, तो वो जो कॉन्टिन्यूअसली चहल-पहल उस डेरे में हो रही होती है, तो वो शायद लैंडलॉर्ड्स के नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है और आस-पास की सराउंडिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतने ख्वाजा सरा क्यों इस घर में आ जा रहे हैं। करेक्ट। तो डेफ़िनिटली या तो वो आवाज़ उठाते हैं कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए या वो खुद एरिया से मूव करना शुरू करते हैं। वैसे देयर आर वेरी लेस केसेस कि अगर आस-पास के लोग वहाँ से मूव किए हों। वैसे यूजुअली ये लोग कम्युनिटी को ही जबरन जो है वो मजबूर कर देते हैं कि ये लोग निकल के चले जाएँ। अब ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर सोसाइटी ने स्टिग्मेटाइज़ कर दिया है इस सिस्टम को,
ठीक है, और या जो रीज़निंग है कि जी इस वजह से हमने इनको नहीं देनी रहने की जगह अपनी, ठीक है? तो क्या हमारे एंड पे हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम इस चीज़ को, इस स्टिग्मेटाइज़्ड बिहेवियर को चेंज करें? आई गेट इट। मुझे आपका आंसर बहुत वैलिड लगता हुँ, है और मेरा थोड़ा सा पार्शल भी हूँ इस कम्युनिटी को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक आई नीड टू कम अप विद दिस ब्रूटल क्वेश्चन जो कि बाकी लोगों के दिमाग में भी होगा। हुँ, वो ये है कि जिस वक्त ये जिस तरह की चहल पहल है, वो लोग आते हैं, दे आर जनरली स्लाइटली अ बिट लाउडर, उनकी जबान भी अपनी है, उनका अंदाज भी अपना है। वो क्योंकि एक एक जो सप्रेस्ड है, जब उसको फीलिंग है, चाहे वो औरत की सप्रेस्ड फीलिंग हो या आदमी की सप्रेस्ड फीलिंग हो, जब वो बाहर आती है तो वो थोड़ी सी एलिवेटेड फॉर्म में भी बाहर येस। आती है, वो थोड़े लाउड भी हो जाते हैं। और जहाँ तक हमने देखा है कि अगर आप सोसाइटी में देखें जनरली, तो उनकी जो ड्रेसिंग है वो टुवर्ड्स ऑब्सैनिटी ज़्यादा चली जाती है। अगर वो हुँ, दुपट्टे या शलवार कमीज़ या कुछ ऐसा भी पहने तो उस तरफ चली जाती है, ऑब्सैनिटी के क्राइटेरियाज़ को टच करने लग हुँ, जाती है। आई गेट इट कि ये उनकी ज़रूरत क्यों है। आई गेट इट कि उनको वो उस तरह क्यों दिखना है फॉर द एक्स वाई ज़ी रीज़न्स, हम येस। सबको पता है, वी हुँ, डू नॉट नीड टू पुट इट इनटू द वर्ड्स, बट इस ये क्या रीजंस वैलिड नहीं है कि लोग अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को या उनको थोड़ा-सा उनसे दूर कर लें या शेल्टर कर लें? या हमारी इस कम्युनिटी की तरफ ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि जब आप एक इस तरह के इलाके में अपने आप को इंडोर्स करें या वहाँ जा रहे हैं, तो अगर आप फंक्शन के लिए निकलते हैं, और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ आप देख लें कि इन्हीं बच्चियों ने काफ़ी वाहियात किस्म के लिबास पहने हुँ, होते हैं और वो सारे मामलात चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, सोसाइटी इस सब को पसंद करती है तो वो सब डिलीवर होता है। लेकिन डेफ़िनेटली। एक सर्टेन सेक्ट जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, एक एरिया जो एक रेज़िडेंशियल एरिया है जहाँ पर हुँ। माएँ, बहनें, बेटियाँ, बाप सब रहें और वहाँ पर एक डेरा एस्टेब्लिश होने लग जाए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि कुछ ओनस जो है वो कम्युनिटी की तरफ नहीं होना भी चाहिए? अच्छा, आई डू एग्री, बट ना हमें इसकी जो डायनामिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है। करेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली खुसरा कल्चर की, देयर आर 2 लाइक सब कल्चर विद इन द ख्वाजा सिस्टम, ठीक है? तो वहाँ पे जो खुसरा सिस्टम है दैट इज़ स्पेसिफिकली लिंक्ड विद द वधाई सिस्टम, जिसको हम ब्लेसिंग सिस्टम भी कहते हैं करेक्ट। कि अगर आपके घर कोई बच्चा हुआ है या कोई खुशी आई है, तो यूजुअली जो खुसरे हैं वो दुआओं के लिए, ब्लेसिंग के लिए वहाँ जाते हैं, तो दे नोज़ हाउ टू ड्रेस अप, ठीक है? करेक्ट, वो खुद को फ़कीर कहते हैं, फ़कीर ठीक है? कहते हैं, बिल्कुल। तो फ़कीरी सिस्टम और ब्लेसिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वो शायद सोसाइटी के नज़दीक मोर एक्सेप्टेबल है एज़ कंपैरिज़न टू जो आपका आई वुड से ज़नान कल्चर है। हुँ, हुँ। ज़नान कल्चर के भी डेरेज़ होते हैं और खुसरा कल्चर के। अब जो आपने स्पेसिफिकली बात की दैट इज़ द ज़नान कल्चर। अब ज़नान कल्चर में मैं कहूँगी कि ये दोनों तरफ आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने की हमें ज़रूरत है। एक तरफ वही मुआशरा जो चाहता है कि ये कल्चर जो है रातों की हमारी नाइट्स को रंगीन रंगीन करे, करे, ठीक बिल्कुल, है? उस रंगीनी में आप नचवा भी रहे हैं, आप कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं ये भी आपको आपको पता है, पता है। ठीक है? अब आपने शायद उनको लिंक कर दिया या उनको बता दिया कि आप तो सिर्फ़ इसी मकसद के लिए बने हैं और उस मकसद के आपको पैसे भी मिल रहे हैं ना। तो अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और हम जैसी हैं या और ट्रांस जो पढ़ लिख के महीने में शायद कमाती हैं इतना, वो शायद वही 2 बात रातों है, में कमा लेती हों, बिल्कुल, ठीक है? तो अब आपने तो उनको बता दिया कि जी अगर आपने ऐसे रहना है तो यू विल गेट मोर मनी, ठीक है? उसके साथ-साथ शायद इनकी वो ग्रूमिंग भी वैसी नहीं हुई। करेक्ट, हम बचपन में अगर मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, अपनी पढ़ी-लिखी हूँ, मेरी फैमिली ने मेरी ग्रूमिंग की है और मुझे बताया है कि व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग थिंग, ठीक है? उनकी ग्रूमिंग किसने करनी थी, ठीक है? जब उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई और हमने शायद उनको वो कंडुसिव स्पेस नहीं दी, हुँ, ठीक है? तो उनको हमने बताया ही नहीं सही-गलत में क्या फ़र्क है। तो आज मैं बताने की शायद कोशिश कर रही हूँ, आप बताने की शायद कोशिश कर रहे हैं, ये हम सबको बताने की कोशिश करने की ज़रूरत है कि जी जो आपका अर्निंग सोर्स है उसके लिए अगर आप ड्रेसअप हो रही हैं या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सिर्फ़ क्लाइंट तक लिंक्ड रहनी चाहिए, ठीक है? और अगर आपको मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह चाहिए या आपको मुआशरे में मेनस्ट्रीमिंग चाहिए या आपको इंक्लूज़न चाहिए, तो आपको वैसे ही रहना होगा जैसे आस-पास की सराउंडिंग रहती है।
करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए या इस तरह की डिजिटल लिटरेसी के ज़रिए हमें भी बताने की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट हम उनको बताएं, अगर हम किसी को गलत कह रहे हैं तो हम उनको बताएं कि जी सही तरीका भी क्या है। तरीका भी क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा इस तरह इन चीज़ों को इस लेंस से देखने की ज़रूरत है। अब फाइनली जो एक चीज़ है कि चलो जी, ये तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीइंग सोसाइटी कि जी क्या सही और क्या गलत है और कम्युनिटी को पता होना चाहिए। अब वो तबका जिन्होंने इनको एज अ इजी ऑब्जेक्ट, इजी टारगेट या अपना सेक्स ऑब्जेक्ट समझा हुआ है, ठीक है, आपकी जी क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी ये तबका तो सिर्फ सेक्स वर्क के लिए है या बैगरी के लिए या इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो क्या आप लोगों ने अपनी सेल्फ असेसमेंट की है कि क्या आप लोगों ने इसके अलावा कोई और अर्निंग अपॉर्चुनिटी उनको दी है? ये सवाल मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सब पे छोड़ के जाना चाहूँगी। मैं खुद पे भी छोड़ती हूँ, यहाँ पे बैठे हुए और चंद लोग हैं, उन पे छोड़ती हूँ और बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे। तो आप अपनी असेसमेंट करें कि अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं या आप किसी जगह के किसी सीनियर पोज़ीशन है और आपके पास अगर कंट्रोल है या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो क्या आपने ऐसी स्पेसेस बनाई हैं जहाँ पे ये लोग सेक्स वर्क को छोड़ के, बैगरी को छोड़ के वहाँ काम कर सकें? ठीक है? और एंड लिटरली हमें मेरा ख़्याल से तब तक किसी पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, जब तक हमारे पास अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि हमने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। आई लव इट, आई लव द नैरेटिव जो आपने जो है वो प्रेजेंट किया यहाँ पर, एंड इट हैज ओपन अ डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर मी एज वेल। और बहुत सारी ऑडियंस पे जो लोग देख रहे होंगे और उन्हें लगा होगा कि जी हम शायद हम सेक्स वर्क को प्रमोट कर रहे हैं या शायद हम डांस को और फंक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, और अगर आपको इससे तकलीफ है तो खुदारा आगे बढ़िए और जो मानूर ने हाँ, सवाल छोड़ा है उस सवाल का जवाब दीजिए कि जवाब उनके दें, लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। करें। वही दफ्तर जहां पर आपकी बेटियां काम करती हैं या जहां आपके बेटे काम करते हैं, वहां इज्जत के तरीके से ये कम्युनिटी क्यों नहीं काम कर सकती? और ऐसा क्या ही, क्योंकि असल में प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना, क्योंकि हम उनको एक सर्टेन लेंस से देखते हैं कि अच्छा, अब कॉन्ट्रडिक्शन देखें मानूर कितनी ज्यादा है कि वही ट्रांसजेंडर्स या वही खुसरे अगर दुआ दें तो उसकी बड़ी ब्लेसिंग है जी। वैल्यू है, जी। और फिर वही रात में अगर नाच रहे हैं तो फिर वो भी एक है। तो आप एक डिफाइन कर लें कि आप इनको देखना कैसे चाहते हैं हुँ। कि ताकि डोंट यू थिंक दिस इज़ द ऑनेस्टली मैं वर्ड इस्तेमाल करने जा रही हूँ बट आई एम टोटली फाइन विद इट। डोंट यू थिंक दिस इज़ द हिपोक्रेसी? दिस इज हिपोक्रेसी, ठीक है दिस कि इज हिपोक्रेसी। आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि दिन में हमने क्या करना है इनके साथ और रात में रात में हमने हमने क्या क्या करना करना है इनके साथ, ठीक है? और फिर अगर वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे आप चलाने की कोशिश करें, क्योंकि बचपन में तो उनकी ग्रूमिंग किसी ने की ही की नहीं, नहीं। ठीक है? और आप लोग बता रहे हैं कि जी यही रास्ता है, तो करेक्ट। इसी पे आपने चलना है। तो वो क्यों बच्चे बेचारे या बच्चियाँ बेचारी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए स्ट्रगल ना करें? करेक्ट। सर्वाइवल है ये तो। अच्छा मानूर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और हुँ, मैं ये चाह रहा था कि हम इस बात पे आए कि हुँ, जिस तरह देखें माशरे में बुराई जो है वो डेफिनेटली ग्लोरीफाई हो जाती है। हुँ, इसी तरह जो डांस करने वाली लड़कियां हैं या कुछ इस तरह के सेक्स वर्क में जो इन्वॉल्व लड़कियां हैं, या अब हुँ, तो लड़के भी खैर से आगे आगे पेश पेश हैं, यस। तो ये लोग जो है वो जो नॉर्मल आपका जो एक बाइज्जत तबका, जो सॉरी अगर किसी को मैं ये कहूँ कि कोई तबका है जिस तरह जो जॉब कर रहा है लेट्स से, और मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, बिजनेसेस कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा ये कमाते हैं। और ये मेरे इल्म में भी है कि ख्वाजा सरा और जो खुसरे हैं उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास किलों के हिसाब से सोना है। हुँ, और जब वो अपना एक बर्थडे का फंक्शन करते हैं जिसकी आप सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देख के सभी देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, उनके ऊपर जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है वो लाखों और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले दिनों में एक व्लॉग देख रहा था, एक इस्लामाबाद की ही कोई लड़की है, उन्होंने अपना ट्रांसजेंडर है, उन्होंने अपना व्लॉग बनाया था। तो उनकी गुरु साथ खड़ी थी, तो उनको ये कह रही थी कि मेरी गुरु, उन्होंने आउटफिट ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट जो थी उस हुँ। पे चल रही थी, तो आपको समझ आ ही गई होगी। तो जब वो ब्रेक डाउन किया तो वो 2.5 करोड़ की या 1.5 करोड़ की वो गुरु उस टाइम गुड पे सजी हुई खड़ी खड़ी थी। थी। तो 2.5 करोड़ जब वो पहन के या बन संवर के खड़ी है तो उनके पास खरीदने के लिए भी घर भी खरीदते होंगे ऑब्वियसली। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब वो ये घर खरीदते हैं तो किस किस्म के क्या वही रेंटल वाले चैलेंजेस ही उस पे आते हैं, या यहाँ पर उनकी स्ट्रांग होल्ड ज्यादा हो जाती है कि भाई अब तो मैंने पैसा देके जमीन खरीदी है, हुँ। अब यहाँ से निकाल के दिखाओ, तुम्हें मसला तो तुम यहाँ से जाओ, फिर क्या डायनामिक्स होते हैं? अच्छा
जैसे कि मतलब एवरीवन इज़ फ़ेमिलियर विद इट कि अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर हैं, मतलब एक आसान मिसाल देती हूँ। अगर आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं, किसी भी वेल नोन कैफ़े में, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप सिविक से उतर रहे हैं, किसी बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर, गार्ड के लिए मैटर नहीं करता आप ट्रांस हैं, ख़वातीन हैं या मर्द कैटेगरी में आते हैं आप, ठीक है? पर हाँ, अगर वहीं पे कोई ट्रांस या कोई और आपका मार्जिनलाइज़्ड तबका रिक्शे से उतरा तो उससे पूछा ज़रूर जाएगा। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द प्रॉपर्टी परचेज़िंग सिस्टम, करेक्ट। ठीक है? कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है? और आपके पास शायद बाइंग पावर आपकी दूसरी सिंस से ज़्यादा है, ठीक है? और अगर एक प्रॉपर्टी का रेट लग रहा है और आप 3 करोड़ की ले रहे हैं, बाकी दोनों कोशिश करें कि 2.5 करोड़ में मिल जाए, तो डेफ़िनिटली आपको तो बेचने वाले ने तो प्रेफ़र करना है कि 3 करोड़ में बिक जाए। तो दैट इज़ थिंग, ठीक है? और मुझे लगता है कि ये हर सोसाइटी का ये एक कड़वा सच है। लोगों को फ़र्क तब नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि हलाल है या हराम है, हम्म। पर वही चीज़ अगर आपने किराए के घर में जाना है, ठीक है? और किराए के घर में अगर आप अपने बीइंग ट्रांस अगर आप कुछ पका के साथ वाले घर में भेज रहे हैं, तो वो शायद नहीं खाएँगे। वो कहेंगे कि पता नहीं कौन-सी कमाई से खाना बन के आया। बट अगर आप 3 करोड़ के घर में रह रहे हैं और अगर आप कुछ पका के अपने आस-पास के पड़ोसियों में भेज रहे हैं, तो वो खाएँगे भी और आपके घर दावत पे भी आएँगे। और तारीफ भी करेंगे, शायद तारीफ भी रेसिपी भी करेंगे। मांगेंगे। यस, डेफिनिटली, डेफिनिटली। दैट इज़ द अगेन आपकी वो सोसाइटी के डायनामिक्स हैं और ये क्लास टू क्लास भी वेरी करता है। क्लास टू क्लास। अगर 3 करोड़ का घर, अब मैं स्पेसिफिकली एरियाज़ को तो नाम नहीं ले सकती, 3 करोड़ का घर रेड लाइट में तो नहीं मिलने वाला। 3 करोड़ का घर तो किसी अच्छी जगह पे मिलेगा। हाँ। और जब आप किसी अच्छी जगह पे जाके रहेंगे तो वहाँ के लोग भी एज़ कंपैरिज़न टू जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, थोड़े तो पढ़े लिखे होंगे एंड और वो शायद डाइजेस्ट कर जाएँ आपको, ठीक है? सही। और बाकी शायद अंडर प्रिविलेज्ड के लोग आपको डाइजेस्ट ना मानूर करें एरियाज़ के। कम्युनिटी कंफर्टेबल है अपने उन स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरियाज से जो कि उनके लिए मशहूर हैं, उनसे बाहर आने में और नई इलाकों में माइग्रेट करने में और वहां पर बसने में? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग कम्युनिटीज़ रियली वांट टू मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक एरियाज़। उसकी बहुत सारी रीज़न्स, अच्छे एरिया में जाएँगे, पैसे अच्छे मिलेंगे, अच्छे क्लाइंट्स आएँगे ऑनेस्टली, ठीक है? और अगर आप वैसे किसी अच्छे एरिया में मूव करना चाहते हैं, बीइंग पढ़ी-लिखी ट्रांस या आप किसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, ठीक है? तो आप मूव करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो भी लोग चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अगेन प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि वो जो एक सोसाइटी का डिलेमा है, वो जो स्टिग्मेटाइज़ेशन है, वो शायद बहुत सारी ट्रांस को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो पढ़ी-लिखी हैं, चाहे वो पढ़ी-लिखी नहीं नहीं। हैं, चाहे वो जॉब कर रही हैं, चाहे वो फंक्शन कर रही हैं, तो वो उनको फेस करना पड़ता है। और एंड अनफॉर्च्यूनेटली अगेन देयर आर सम डेज़िग्नेटेड एरियाज़ जहाँ पे ट्रांस रह रही हैं। बहुत चंद गिनी-चुनी ट्रांस हैं जो पोश एरियाज़ में रहती हैं, ठीक है ना? अदरवाइज़ वो नहीं रहती हैं और वो भी पोश एरियाज़ में वो रहती हैं, यहाँ जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है हम्म। या जिनको पता है कि हमने अपने राइट्स के ऊपर बात कैसे करनी है और अगर किसी ने उन राइट की वायलेशन की तो हाउ टू रिपोर्ट इट, ठीक है? तो सिर्फ़ एम्पावर्ड या इकोनॉमिकली एम्पावर्ड ट्रांस के पास ये राइट है, अदरवाइज़ नहीं। कि देयर इज दिस टर्म कॉल्ड पासिंग ट्रांस। हाँ, ठीक है। नाइस। पासिंग ट्रांस, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो ट्रांस ट्रांस नहीं लगती हैं और लड़की लगती हैं या लड़का लगती हैं और किसी को शक नहीं होता, शक नहीं। उनको पासिंग ट्रांस के उस हुँ, कैटेगरी में, उस हुँ, जुमरे में डाला ऑल जाता है। मैं इस टर्म से इंतहाई नाला हूँ, खफा हूँ। और कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि ये ग्लोरिफिकेशन की एक मेयार है, एक इंतहा है जहां पर वो एक पासिंग ट्रांस है, या तो मैं उसको जो है थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रांस है तो आपको एक प्राउड ट्रांस रहना चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन, आप लोग इससे डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल महानूर एक पासिंग ट्रांस है और वो मुकम्मल लड़की या मुकम्मल लड़का लग रही है या लग रहा है, और उन्होंने एक प्रॉपर्टी रेंटल कर ली या अब उस पर चली गई। एग्रीमेंट्स पे जब आते हैं तो एग्रीमेंट पे शनाख्ती कार्ड जाता है, और शनाख्ती कार्ड पे अगर ख्वाजा सरा मर्द है तो वो किसी फीमेल नाम से पुकारा जाएगा या हुँ, आईडी कार्ड पे उसकी लिखा होगा। इसी तरह लड़कियों के लिए होता है। हुँ। तो वहां पर सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है, तो उसको ओवरकम आप लोग कैसे करते हैं वाइल रेंटिंग एट आउट? या क्योंकि वहां पर तो पासिंग अब नहीं चलेगा, हुँ, आपने पासिंग कर ली, आपने देख लिया, आप उनको आप पसंद आ गए, हुँ, आपको वो पसंद आ गए, घर भी पसंद आ गया। लेकिन अब जब बात आई एग्रीमेंट की तो हुँ। यहां पर खुलेगा पोल, फिर क्या होता है?
अच्छा, वेरी ऑनेस्टली दिस दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है? एंड दिस रियली नीड टू बी, आई वुड से, हमें इसको करना चाहिए हाइलाइट। अम, मैं जो पहला वाला सेगमेंट है इस सवाल का, ठीक है, उस पे मैं कमेंट बाद में करूँगी, ठीक है, कि पासिंग ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, किस हम्म। वजह से आ गया, हम्म। और इसके पीछे लोग क्या परसीव कर रहे हैं या क्या प्रिविलेजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि ऐसी कोई पासिंग ट्रांस जो कि रेंटल पे जा रही है या परचेजिंग पे जा रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। और आई हैव सीन अ केस जिसमें उसकी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल कर दिया गया था। अच्छा। आई रियली डोंट आई डोंट नो आई डू आई नीड टू हाईलाइट दिस डिपार्टमेंट नेम और नॉट, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेल नोन डिपार्टमेंट। जब आप परचेजिंग करने जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट के पास आपको जाना पड़ता है। ठीक है। तो उन्होंने साफ कहा कि जी वही हैव इशू, ना तो आपकी शक्ल मिल रही है आपके सीएनआईसी से, ठीक है ना, और ना ही आपका जेंडर मार्कर मिल रहा है आपकी प्रेजेंस से। अच्छा। तो हमें तो वेरिफिकेशन चाहिए। उस वेरिफिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली आपको अपने गार्डियंस को इनरोल करना पड़ता है, ठीक है, और वो अच्छा। गार्डियंस जब इनरोल होते हैं और जब वो बताते हैं कि जी हाँ जी, पैदाइश के वक्त जो है ये, या तो मतलब अब डिपेंड करता है ना कि वो पैदाइश के वक्त उसकी उसका मार्कर जो था वो एज अ मेल आइडेंटिफाई हुआ था या एज अ गर्ल और एज अ बॉय आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है, और बाद में पता चला कि वो ट्रांस है या इंटरसेक्स है, जो भी कैटेगरी में आप फॉल करना चाहते हैं। मैं इंटरसेक्स का वर्ड भी क्यों यूज़ कर रही हूँ ये भी बताती हूँ आपको। तो अगर उस गार्डियन ने प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर दिया या कन्विंस कर दिया, ठीक है ना, देन दैट इज फाइन। अदरवाइज आप नहीं आपकी बात पे किसी ने यकीन नहीं करना कि आप क्या हैं क्या नहीं है। एंड दैट इज लाइक वन ऑफ द रीजन, जब हम शनाख्त के ऊपर बात करते हैं तो शनाख्त नीड टू बी इन लाइन विद योर पर्सनैलिटी, ओके। ठीक है। आई नो वेयर यू आर टेकिंग दिस यस, ऑल्सो। ओके। नीड टू नाउ बी आई इन गेट लाइन विद योर पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी। ठीक है ना, वो कंसिस्टेंसी तो आनी चाहिए ना, ठीक है बिल्कुल। ना। अगर आपका एक मोटिव है या आप किसी ट्रांजिशनिंग प्रोसेस में गुजर रहे हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू अचीव समथिंग एज पर डब्ल्यू पैथ गाइडलाइन, ठीक है, तो आप फिर मार्कर भी शायद वही लेना चाहते हैं, जेंडर करेक्ट। मार्कर, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो दैट डज इफेक्ट, ठीक है। पर जब तक आप वो जर्नी तक नहीं पहुंचे या उस जर्नी के एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे या अचीवेबल जर्नी तक नहीं पहुंचे, ठीक है, तब तक तो आपको सब कुछ बियर करना पड़ता है। और बियर किया, मैंने बियर किया है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली मैं बताना चाहती हूँ सबके सामने कि मैं खुद प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। मेरे वालिद ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मेरी मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की मेरी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जब मैं जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे चीज़ फेस करनी पड़ती है। देन मुझे अपने अपनी बड़े भाई या मेरी मदर को ऑनबोर्ड करना पड़ता है, ठीक और ये है। कितना तकलीफदेह है मानूर के, मुझे याद है कि जब हम हुँ, छोटे थे या जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो हम इस बात को, हम अपने एडल्टहुड को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं कि कब मेरे पास वो यस, अथॉरिटी यस। आएगी कि जब मैं अपने लिए अपने डिसीजंस ले सकूं, या कब मेरे पास वो वक्त आएगा हुँ, कि जहां पर मेरी वर्ड की उतनी वैल्यू यस। होगी। एंड व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम यू, जहां पर आप जो है वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसीज के ऊपर बात करती हैं, हुँ, जहां पर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैठकर सेहत के मामलात पे बात करती हुँ, हैं, और फिर यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डअप पे हुँ, आप बात कर रही हैं, मूवमेंट बिल्डअप पे बात कर रही हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए आपको या तो अपनी वालदा को या अपने भाई को या उनको साथ ड्रैग करके लेके जाना पड़ता है ताकि सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, या तो इजंट इट पेनफुल एंड इट इज, हाँ, इसके बारे में कुछ कर रहे हैं आप लोग? ऑनेस्टली दिस इज़ रियली पेनफुल, बट चूँकि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, लाइक बेस्ड ऑन द recent issue that was happened, just because of some controversial misinformation spread हुई थी, इसकी वजह से लॉ चैलेंज हो गया। तो मुझे लगता है दैट इज़ अनदर स्क्रूटनी मैकेनिज़्म जो कि नादरा भी कर रहा है, अच्छा। ठीक है। अगर आपको एज़ अ ट्रांस आइडेंटिफ़ाई करना है, स्टिल इफ यू वांट टू गेट एक्स मार्कर ऑन योर सीएनएसी, तब भी आपको वालिदैन का ही कंसेंट देना पड़ेगा। आपका सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन खत्म हो चुकी है, ओके।
तो बाकी इदारे भी ऐसे करें, बट डेफिनेटली दैट इज़ रियली पेनफुल, ठीक है। और वो पेनफुल क्यों है वो भी बताती हूँ, ठीक है ना। मतलब पहले अगर आप जा रही हैं, ठीक है, तो आपको बहुत इज्जत से के ज़रिए आपको ख़वातीन की लाइन में खड़ा कर दिया, आपका काम भी जल्दी होगा, क्योंकि यूजुअली मर्दों को ज़्यादा वेट करना पड़ता है ऐसी जगहों पे जाके। तो ज़रा ये भी एक औरत को आई वुड से इक्विटी प्रिविलेज है, ठीक है, कि वो उनको जल्दी उनका काम हो जाता है, ठीक है। पर जैसे ही पता चलता है कि जी नहीं, ये तो औरत नहीं है, ठीक है ना, तो आपको लोग ईज़ी ऑब्जेक्ट भी समझते हैं, आपके ऊपर 10,000 सवालों की भरमार भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद शायद आपको गलत तरीके से अप्रोच भी किया जाता है, और अच्छा। किया है, मुझे किया था, ठीक है, और मुझे पता, बट आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मुझे पता मुझे लोगों को जवाब कैसे देना है, बट हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। और लोगों को ट्रैप करना भी बड़े अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। और मैं दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं ट्रैप नहीं होती या ब्लैकमेल नहीं होती, क्योंकि मैं ओपन बात करती हूँ जो भी करती हूँ, ठीक है ना। हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जो कि स्टिल अंडर डेवलपिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस स्टिल इज़ देयर, तो कैसे आप लोग पॉलिसी रिफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बात कर रही हूँ आज से 25-26 साल पहले, ठीक है। 25-26 साल पहले जब किसी को पता ही नहीं था कि ट्रांस की आइडेंटिटी के ऊपर भी बात होनी है, तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स ने बताना है वही करना है, ठीक है ना। तो मैं तो ओपनली कहूँगी, जितनी ट्रांस वुमेन हैं या पासिंग ट्रांस वुमेन हैं, आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑन ट्रांस वुमेन, ये सब पैदाइशी मर्द थे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने डिस्क्लोज किया था कि पैदाइशी डॉक्टर ने मर्द हैं, डिस्क्लोज किया। ठीक है। ओके। और उसके साथ-साथ अगर कोई इंटरसेक्स भी था, तो देयर वाज़ नो स्पेसिफिकली एनी काइंड ऑफ कैरोटाइपिंग टेस्ट एट द स्टेज ऑफ बर्थ, उनको भी मर्द डिक्लेयर किया जाता है मोस्टली को। बट येस, अगर आपका जेनिटल एम्बिगुअस था, ठीक है, और एम्बिगुइटी की वजह से पैदाइश के वक्त अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा फीमेल की तरफ लिंक थी, तो आपको फीमेल डिक्लेयर कर दिया गया होगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी एम्बिगुअस जेनिटेलिया में इन्वॉल्व नहीं थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई इंटरसेक्स कैरेक्टरिस्टिक आ गई, कोई इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम आ गया, तो वो तो वक्त के साथ साथ जाता है। तो पैदाइश के वक्त तो आपको या तो मर्द किसी ने कहा होगा या तो औरत कहा होगा, ये तो बाद में आपको पता चला होगा कि आप क्या हैं, ठीक है। तो ये तो सब अपना दिमाग खोल के सुन लें, समझ लें कि पैदाइश के वक्त ट्रांस को कैसे क्या डिक्लेयर किया जाता है, और एज इंटरसेक्स। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ सही इन्फॉर्मेशन पास करें, ठीक है। आप ये मत बताएं कि जी हम पैदाइश के वक्त ये थे, डॉक्टर ने कहा ओहो कंफ्यूजन है, कुछ नहीं था तब ऐसा, ठीक है। तो आप या तो मर्द डिक्लेयर हुए थे, या तो आप औरत डिक्लेयर हुए थे, या तो बेबी गर्ल या तो बेबी बॉय डिक्लेयर हुए थे, ठीक है। तो ये तो दैट इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर आप एक जर्नी से गुजर रहे हैं, या आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला कि आप ट्रांस हैं, या आपके अंदर कोई इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम आ गया है, जेंडर इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम आ गया है, ठीक है, और आप इंटरसेक्स कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो देन देयर इज अ ट्रांजिशनिंग प्रोसेस। और उस ट्रांजिशनिंग प्रोसेस की जेंडर अफर्मिंग केयर का पूरा एक सिस्टम है, उसकी गाइडलाइन है। आप लोग WPATH की गाइडलाइंस पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्या गाइडलाइन है। और अगर इस गाइडलाइन को कोई फाइनेंशियली एम्पावर्ड ट्रांस पूरा फॉलो कर कर रही सकती, है, हाँ। ठीक है, और वो वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास नॉलेज है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई ऐसी लीगैलिटीज, या आई वुड से एक लीगल आपके पास राइट मौजूद नहीं है कि आपकी जेंडर अफर्मिंग केयर जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, ठीक है। तो आपको ये खुद ही करानी पड़ेंगी, ठीक है ना। और आप जब खुद करवा रही हैं या करवा रही हैं, तो दैट इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स। तो वो आप अगर करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वो भी बताने की ज़रूरत है कि जी हाँ, ठीक है। हाँ, अगर आपकी वो जर्नी कंप्लीट हो गई है और आप मेडिकली सर्टिफाइड अगर औरत डिक्लेयर हो गई हैं, तो आपके मार्कर भी वैसे नजर आना तो चाहिए। आपका मार्कर भी वैसे नजर आना चाहिए, ठीक है। और अगर तब तक कोई अपना मार्कर चेंज नहीं करना चाहता, तो आप में से किसी के पास राइट नहीं है ये कहने का, या ये इन्फ्लुएंस करने का, या पीयर प्रेशर क्रिएट करने का कि आप अपना मार्कर चेंज करें। मैं ऐसे लोगों को ना तो एक्टिविस्ट समझती हूँ, ना मूवमेंट बिल्डर समझती हूँ, बल्कि इनफैक्ट ऐसे लोगों को तो हमें अकाउंटेबल करना चाहिए कि आप ऐसा पीयर प्रेशर क्यों आप अनाउंस कर रहे हैं, या पीयर प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और आपके शायद पीयर प्रेशर की वजह से लोग सेल्फ मेडिकेशन जेंडर अफर्मिंग केयर्स पे भी आ सकते हैं, दैट इज सो रिस्की। लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग्स आ जाती हैं, डेथ्स हो जाती हैं। तो खुदारा ऐसे पीयर प्रेशर क्रिएट करना बंद करें। अगर आप सही लोगों को रास्ते पे नहीं डाल सकते, तो गलत रास्ते पे भी मत डालें।
बहुत शुक्रिया महानूर, ये तो बड़ी आपने इन्फॉर्मेटिव बात की, हम्म। और इसी के इस सवाल से लिंक जो है हमारा अगला एपिसोड होगा, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे कि इनहेरिटेंस का सिलसिला कैसे होता है, और जेंडर एक्स अगर आपने मार्कर आइडेंटिफाई करा लिया है अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर, तो फिर क्या क्या मसले मसाइल हैं या क्या क्या आसानियां हैं, जिसको अक्सर ग्लोरीफाई भी किया जाता है, डिस्करेज भी किया जाता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और खुदारा ये पीयर प्रेशर की जो महानूर ने बात की, मेरा इत्तेफाक हुआ इस प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी रिसर्च करने का। एक बहुत सस्ता सा टीका, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो, और सुबह दोपहर शाम बेचारी ट्रांस लड़कियां लगा रही हैं, दो दो तीन तीन चार चार, और जो कि थाईलैंड जो कि हब है इस सब का, और ईरान जहां पर ट्रांजिशन के लिए वो हार्मोन सख्ती से मना है कि वो हार्मोन आप फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिशन नहीं इस्तेमाल करें। तो हमारी बेचारी डिप्रेस्ड या डेस्परेट या पीयर प्रेशर्ड बच्चियां या बच्चे कितनी तकलीफ और इजियत से गुजर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर हम उसको उस सोसाइटी को एक्सेप्टेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक इंसानियत तो दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मानूर, अगले एपिसोड में इसी यही कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।